तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 2। वही हमारा लेसन है आत्म परिचय, आरोह बुक भाग 2 से कक्षा 12 का। तो इसमें देखिए आज हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे छठा काव्यांश यानी 6 नंबर काव्यांश। इसके अंदर जो हरीश राय बच्चन जी ने क्या कहा है, तो मैंने ये पूरा बोर्ड है वो पूरे बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप सोच रहे हैं क्या इसी का ये भावार्थ इतना बड़ा है? इसी का भाव इतना बड़ा है, लेकिन इसकी जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग, मतलब सरल कठिन दोनों तीनों मिक्स है। जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ लेना, लेकिन एक बारे में बताते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर 1 से 5 काव्यांश पढ़े थे। आज हम 6 से लेकर 10 तक आज कंप्लीट लेसन है वो कर लेंगे। ठीक है, एक के अंदर करवाता तो काफ़ी बड़ी क्लास हो जाती। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारी क्लास ज़्यादा बड़ी हम नहीं करेंगे, छोटे छोटे पार्टों के अंदर हम पढ़ेंगे ताकि आप भी बोर न हो और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर में क्या लिखा है कि देखिए कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यानी कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, दाना वही है जहाँ पर दाना, यानी यानी नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस जग पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। ये थोड़ा आपको अटपटा सा लगेगा और थोड़ा कठिन भी लग सकता है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। आप 1-2 बार पढ़ोगे, 2 बार देख लेना क्लास को, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, फिर भी ना आए तो मेरे को बता देना, मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन देखिए इसकी सह प्रश्न क्या है, इसके अंदर देखिए आपका ध्यान यहाँ फोकस होना चाहिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको हमने एक बार देख लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस काव्यांश में कवि ने दुनियादारी की भागदौड़, अब अपन इतना याद रखना है कि एंगो अर्थ एंगो सरलार्थ की है, यानी एंग अंदर कवि कर्ण के चरण लग रहे। ठीक, कवि क्या कहना चाहता है इसके अंदर? यह कवि ये कहना चाहता है कि कवि इस काव्यांश के माध्यम से हमें यह समझा रहा है कि दुनियादारी की भागदौड़ को व्यर्थ, यानी बताते हुए उससे दूर रहने की सलाह दी है। देखो बात है छोटी सी कि कवि यह बताना चाह रही है कि आज के टाइम के अंदर दुनिया के अंदर इतनी भागदौड़ हो रही है कि इंसान ने टाइम को नहीं एक दूसरे से बात करने खातर। ठीक है, तो बैंक खातिर कह कवि या कह ए भागदौड़ों थे दूर रहो, एंग अंदर थे ना पढ़ो। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। इस काव्यांश में यही कहा है कि कवि ने बताया कि दुनियादारी की भागदौड़ में आप मत पढ़िए, आप इससे दूर रहिए। ये मैं तो यही सलाह दूंगा। ये कौन कहते हैं? हरीश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं यही सलाह दूंगा कि आप इस दुनिया की भागदौड़ से क्या रहिए, जरा थोड़ा दूर रहिए। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ क्या है। इसका सरलार्थ है कि संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब यत्न किया, यानी इस संसार के अंदर सब लोगों ने मिलकर बहुत प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, लेकिन जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। लेकिन यानी संसार के सत्य को जानने की हमसे पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश की, हम भी कर रहे हैं, लेकिन इस सत्य को कोई नहीं जान पाया है। ठीक है, इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। कवि क्या कहता है कि इस कारण जिसे भी देखो वो क्या कर रहा है? नादानी कर रहा है। कवि क्या कहता है? नादानी कर रहा है। कवि ने संसारिकता की दौड़ में लगे लोगों को नादान कहा है, यानी नादान किन लोगों का? अब देखो प्रश्न हमारे दिमाग में ये उठता है दिमाग में कि कवि ने क्या कहा है कि कवि ने लोगों को नादान क्यों कहा है, यानी किन लोगों को नादान कहा है? यह भी प्रश्न उठता है, किन लोगों को नादान कहा है? यानी उन लोगों को नादान कहा है जो इस दुनिया की संसारिकता में भागदौड़ में फंसा हुआ है। उन लोगों को कवि ने क्या कहा है? नादान कहा है। देखिए यानी नादानी, यानी कवि ने कहा है संसारिकता की दौड़ में लगे लोगों को क्या कहा है? उसने नादान कहा है। जो इस दौड़ में पड़े हुए हैं, इसके पीछे पड़े हुए, उसी को नादान कहे। जिसे संसार में जहां भी धन वैभव या भोग सामंती मिलती है, यानी जहां शांति मिलती है, वही दाना चुगने में लगा रहता है। यानी जे इंसान ने जितनों भी जड़े भी कुछ थोड़ा बहुत मिले वो भी इंसान लेके आगू आगे चालने लाग रहे, रुकन को नाम कौन लेगा। ठीक है, या अपने हरीश राय बच्चन जी कहने लग रहे। नादानी में वह भूल जाता है, यानी इंसान है वो इस भागदौड़ के अंदर भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गए। यानी इंसान इतनों जाल के अंदर फंस जाए कि वो खुद के बारे में खुद कुछ कौन सोचा और मैंने वो पता भी कौन लगा कि तू संसार के जाल के अंदर है वो फंस चुकी है। ठीक है, यही कवि कहता है कि नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गए है। कवि कहता है कि इतनी नादानी
इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख ना कहूँ। यानी कवि कहता है कि इतनी नादानी पर भी क्या मैं इस संसार को मूर्ख ना कहूँ तो और क्या कहूँ, ठीक है, मूर्ख ना कहूँ, जो मुझे जानबूझकर संसारिकता, लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है। यानी ये संसार है, ये जानबूझ के लोभ यानी धन दौलत के अंदर उलझता जा रहा है, इसे मूर्ख ना कहूँ तो और मैं क्या कहूँ। लेकिन कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि मैं इससे सबसे अलग हूँ, यानी मैं इससे सबसे हटके हूँ, मैं इसके यानी संसार है इसके जाल में फंसने वाला मैं नहीं हूँ, मुझे धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ क्या है अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, ठीक है। यही कवि बता रहे हैं अपने पूरे इस पार्ट के अंदर भी यही कहता है कि मैं संसार से हटके हूँ, मैं थोड़ा संसार से हटके हूँ, मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए लास्ट पंक्ति में इसने बताया भी है कि मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, यानी जो हरीश राय बच्चन जी है वो इस नादानी को समझ गए हैं, यानी उन्होंने पहले ही समझ लिया, इसलिए मैं सांसारिकता यानी कि दुनियादारी का पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने में लगा रहता हूँ। यानी क्या है, मैं इस दुनियादारी का पाठ सीखने की बजाय मैं इसे किस में लगा रहता हूँ, भूलने में लगा रहता हूँ। मैंने पहले बताया, अब भी ये बता रहा हूँ कि हरीश राय बच्चन जी है वो थोड़ा हटके है, संसार की इस मोह माया में वो पढ़ने वाले नहीं है, वो क्या है वो अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मैं इस नादानी को बहुत पहले समझ गए हूँ, समझ चुका हूँ, मैं इसमें पढ़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। यानी मैं इसका यानी जो दुनियादारी का पाठ सीखने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भूलने का प्रयास है वो कर रहा हूँ। यानी ये हरीश राय बच्चन जी ने इस काव्यांश के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये इस प्रकार से आपको पढ़ना है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है वो अच्छे से समझाने का प्रयास वो आपको किया है, ठीक है। अगर एक बार मैंने समझ में आए तो 2 बार देख लेना, ठीक है। तो इन नोट करो, आगे आप सातों और कर लिया, ठीक है। प्यारे बच्चों आगे देख लीजिए, हमारा 7 नंबर है, 6 नंबर हमने पढ़ लिया। 7 नंबर में क्या है कि मैं, अब हरीश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि मैं और जग, मैं और जग और कहाँ का नाता। यानी हरीश राय बच्चन जी ने यहाँ पे और शब्द है वो 2-3 बार प्रयोग किए, हम आगे जानेंगे किस लिए प्रयोग किए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उसे उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी इसमें सबसे पहले प्रसंग देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि प्रसंग देखते ही आपकी समझ में आ जाएगा कि इस काव्यांश में कहा क्या गया है, यानी कवि हरीश राय बच्चन जी वो कहना क्या चाहते हैं कि इस पद्यांश में सांसारिक लोगों से अलग भावुक कवि अपनी रचनात्मक से एक भिन्न दुनिया का निर्माण करना चाहता है। कवि भावना के काल्पनिक संसार में जीते हैं। यानी कवि क्या कहता है कि मैं इस संसार से थोड़ा अलग हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि कवि क्या इस संसार से बिल्कुल अलग है, और कवि ये चाहता है कि मेरा जो संसार है वो इस संसार से अलग हो, यानी वह अपना संसार अलग बनाना चाहता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कहा है कि मैं दुनियादारी से अलग भावुक कवि हूँ, मैं इस दुनियादारी से एक अलग कवि हूँ। संसार की चाल बिल्कुल अलग है, संसार की चाल है वो बिल्कुल अलग है। संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं उसमें से नहीं हूँ। यानी जो संसार के लोग हैं वो संसार यानी वो दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, यानी वो संसारिकता में उलझ गए हैं, उस मोह माया में पड़ गए, लेकिन मैं उसमें नहीं पड़ा हूँ, मैं उससे अलग हूँ, मैं उससे हटके हूँ। मैं भावना यानी मैं भावना को महत्व देता हूँ, मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है, या मेरा इस संसार से कोई भी नाता है वो नहीं है। ये कौन कहते हैं? हरीश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। संसार तो धन और वैभव की दुनिया में खोया हुआ है, यानी ये संसार है ये क्या है कि ये धन और लाभ के अंदर है वो खोया हुआ है, लेकिन मैं इससे थोड़ा अलग हूँ, मेरा इससे कोई भी है वो मेल वो नहीं है, या मैं इससे मेल नहीं खाता, मेरा संसार है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब कवि मन ही मन कल्पना करके नए प्रेम भरे संसार की रचना करता है, परंतु यानी अब क्या है कवि है वो क्या करता है अपने प्रेम को क्या करता है कि कवि कहता है कि मैं यह कल्पना करता है कि कल्पना करके कहता है कि अपने नए प्रेम भरे संसार की रचना करता है, परंतु जब वह संसार की प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो वह उसे मिटा डालता है। इस प्रकार है निरंतर नए प्रेम में संसार की रचना में लगा रहता है, ठीक है। यानी कवि अपना रोज नया जीवन यानी क्या कहता है कि जहाँ पे उसको प्रेम नहीं मिलता है वो क्या है और कहीं आगे चला जाता है। यानी ये यहाँ पे आ गया यानी मैं यानी जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वो मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी ये देखिए मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता।
अब कवि इसमें क्या कहता है कि मैं अपना ये जो जग यानी जो जीवन है या जो संसार है ये मैं रोज रोज बदलता रहता हूँ, यानी बनाता रहता हूँ और मिटाता रहता हूँ। जहाँ पे मेरे को प्रेम नहीं मिलता है तो मैं वहाँ पे उसको ठुकरा देता हूँ। ठीक है, ये इसमें बताया गया। मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, आदर्श समाज, परंतु कल्पना को साकार न होते देखकर उसे मिटा डालता हूँ। यानी मेरे को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे को प्रेम नहीं मिलेगा, यानी धन शून्य नहीं मिलेगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको ठुकरा देता हूँ या मिटा डालता हूँ। यह संसार जिससे धन वैभव की इकट्ठा करने में लगा रहता है, यानी यह संसार जिससे धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। यानी अर्थात यानी कवि क्या कहता है लास्ट में, कवि कहता है कि कवि को प्रेम भरा संसार चाहिए, धनी और प्रेम शून्य नहीं। यानी जहाँ पे प्रेम न हो उसे क्या कहते हैं, प्रेम शून्य कहते हैं। और धनी या ऐसा उसको नहीं चाहिए बिल्कुल भी, यानी वो उसको क्या चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, उसको धन दौलत है वो नहीं चाहिए। ये इसलिए इस संसार से थोड़ा हटके इससे जुड़ा हुआ नहीं है। यही क्या है हरीश राय बच्चन जी कहते हैं, यही मैंने आपको सबसे पहले ये बात बता दी थी कि उसको धन से कोई मतलब नहीं है, वो अपने मस्ती में मस्त है, वो रहता है पूरे दिन। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। आगे इसके 3 और है, वो और करवा देता हूँ मैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे देख लीजिए। हमारा पार्ट 2 के अंदर 8 नंबर है, इसके बाद में 2 और है, वो करवा दूँगा मैं। देखिए अभी है इसमें आत्म परिचय में 8वां क्या है, काव्यांश है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। यानी अब कवि हरीश राय बच्चन जी क्या कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निचार। भूपों का मतलब क्या होता है, राजा छत्रपति। ठीक है, प्रसाद का मतलब होता है यहाँ पे महल, प्रसाद का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, महल। यहाँ पे भूपों का मतलब होता है राजा, या बोल सकते हो आप छत्रपति, यानी बड़े बड़े छत्रपति। निछावर यानी निछावर कर देना, सौंपना। ठीक है, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यानी इसमें कवि क्या है, प्रसंग के अंदर देखिए कवि क्या कहना चाहता है। कवि इस काव्यांश के द्वारा बताता है कि उसके रोने में भी प्रेम छलकता है और वह अपने प्रेम के आंसू रोता है। ठीक है, यानी उसके रोने में भी क्या छलकता है, प्रेम छलकता है, और उसके रोने में भी प्रेम छलकता है और वह अपने प्रेम के आंसू रोता है। कवि कहता है कि मेरे रोने में भी प्रेम छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ, ये कवि वो कहता है। ठीक है, उसके बाद में कवि का स्वर वेदना के कारण कोमल है और मधुर है, शीतल है, किंतु उसमें प्रिय को पाने की आग भी उतनी ही प्रबल है या उतनी ही है जितनी, यानी शीतलता और आग का यह संयोग अद्भुत बने पड़ा है। ठीक है, मेरा जीवन, यद्यपि मेरा जीवन प्रेम के निराशा के कारण खंडहर सा है, यानी फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा, यानी प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं, मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ। यानी ताजमहल बनवाया था ना सांझा ने, वो उसी कारण बनवाया था उसने। ठीक है, कवि वीरा वेदना की पीड़ा से व्यथित है, उसके हृदय में अपने प्रेम की यादें बसी हुई है, प्रेम की यादें बची हुई है, उसके मधुर गीतों में निजी प्रेम को खोने की तीव्र वेदना सोई हुई है। तो ये था इसका सरदार। ठीक है, और एक बार अच्छे से और पढ़ लेना, समझ में आ जाए। इसमें ज़्यादा वो कुछ पढ़ने वाली बात है नहीं। ठीक है, आसान था, समझ में आ जाए। कवि ने इसमें कहा कि ये देखिए प्रसंग पढ़ ले, उसके बाद में अच्छे से समझ में आ जाए। प्रसंग देखिए इसमें क्या है, कवि जब रोता है तो रोने में भी उसके यानी आंसू में भी क्या छलकता रहता है, प्रेम छलकता रहता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, बाकी देख लीजिए, हमने 8 पढ़ लिए थे, अब 9वां है। 9वां देखिए हरीश राय बच्चन जी क्या कहते हैं। 9वें के अंदर कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। यानी अब हरीश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि मैं रो रहा हूँ और तुम इसे क्या कह रहे हो, गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब देखिए इसका प्रसंग देख लेते हैं। सबसे पहले प्रसंग में मैंने आपको कल बताया था, प्रसंग पढ़ते ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कवि है वो कहना क्या चाहता है, यानी इस काव्यांश में क्या बात है वो स्पष्ट करना चाहता है। अब देखिए इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने बहुत सरल शब्दों में यह समझा दिया है कि उसके हर गीत के पीछे उसका क्या है, रुदन छुपा हुआ है। रुदन, रुदन का मतलब क्या होता है, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि उसकी जो भावनाएं हैं या उसका दुख छिपा हुआ
है। ठीक है, यानी हर काव्यांश के माध्यम से कवि ने बहुत सरल शब्दों में यह समझा दिया हमें कि उसके हर गीत के पीछे उसका रुदन छुपा हुआ है। अब देखिए कवि क्या कहते हैं, कवि कहता है कि जिसे तुम मेरे गाने, यानी जिसे तुम मेरे गाने कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है। यह रुदन प्रेम के निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। यानी अब क्या कहते हैं, हरीश राय बच्चन जी कहते हैं कि जिसे तुम क्या कहते हो, जिसे तुम कहते हो गाना, ये कोई गाना नहीं है, ये मेरे हृदय में छुपा हुआ एक रुदन है, यानी मेरा दुख है। अब देखिए 2 नंबर पे कवि क्या कहता है, कवि कहता है मैं जब प्रेम के आवेग से, यानी अब देखिए यहाँ पे जो ये है ना कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपने। अब हम ये इसका हिंदी अनुवाद देख लेते कि मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। अब देखिए जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्मान से शब्दों में फूट पड़ता हूँ तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। यानी मैं, अब कवि ये कहता है, हरीश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं अब अपने नए विचार इसमें शामिल करता हूँ तो तुम क्या कहते हो कि हरीश राय बच्चन जी ने तो एक और छंद बना दिया, लेकिन ये छंद नहीं है, ये मेरी जो जीवन में घटित घटना है उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता हूँ, लेकिन तुम क्या कर देते हो, इनको एक नए छंद की संज्ञा दे देते हो। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर पे कवि स्वयं को कवि नहीं दीवाना कहलाना पसंद करता है। अब देखिए अब क्या है 3 नंबर ये काव्यांश में पंक्ति क्या दी गई, देखिए आपसे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछेगा तो ऐसे बीच में से पंक्ति उठाएगा और उसका पूछेगा भावार्थ। ठीक है, तो इसमें देखिए क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। अब कवि स्वयं को कवि नहीं दीवाना कहलाना पसंद करता है। कवि है वो वास्तव में कवि नहीं है, ये मानता है कि मैं वास्तव में कवि नहीं हूँ, मैं ये क्या हूँ, संसार में एक दीवाना हूँ। उसके बाद में देखिए मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब कवि अपनी वास्तविकता को जानता है, उसकी कविताओं के मूल में उसकी दीवानगी है, और कवि अपनी कविता के बारे में कहता है कि उसमें उसकी निजी प्रेम की पीड़ा, वेदना और दीवानगी प्रकट हुई है। हमने कल जो पार्ट देखा उसमें मैंने ये बताया था, आज भी ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर हरीश राय बच्चन जी वो अपने जीवन में घटित घटना के बारे में बता रहे हैं। ये यानी शुरू से लेकर अंत तक अपने ऊपर ये कविताएं लिखते आए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए लास्ट में क्या लिखा है, इसमें लास्ट में लिखा गया है कि दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। अब हरीश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि मुझे दुनिया है वो फालतू में, यानी क्या कहते हैं, मुझे कवि कहती हैं या कवि कहकर मुझे मेरा सम्मान करती है, लेकिन मैं कवि नहीं हूँ। ये कौन कहता है, हरीश राय बच्चन जी कहते हैं खुद कि जो दुनिया वाले हैं, जो लोग हैं, वो मेरे को क्या कहते हैं, कवि से संबोधन करते हैं, लेकिन मैं वास्तव में कवि नहीं हूँ। ये कौन कहते हैं, हरीश राय बच्चन जी खुद कहते हैं कि मैं कवि नहीं हूँ। ठीक है, अब देखिए वास्तव में मैं तो एक कवि नहीं अपितु प्रेम दीवाना हूँ। यानी अब कवि हरीश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन संसार के जो लोग हैं वो मुझे, दुनिया के जो लोग वो मुझे क्या मानते हैं, कवि मानते हैं, लेकिन मैं कवि नहीं हूँ, मैं एक क्या हूँ, प्रेम दीवाना हूँ। ठीक है, ये हरीश राय बच्चन जी इस काव्यांश के अंदर बताया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना ताकि आप भूलो मत। ठीक है, और इसको एक बार और देख लेना, यानी एग्जामिनर प्रश्न पूछे हो बीच में से उठाएगा, हो सकता है इस 2 पंक्तियों का पूछ ले कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से करके आना है इसमें से, और अगर अभी अच्छे से पढ़ोगे तो ये आप अच्छे से इसको हल कर सकोगे। तो नोट करो इसको। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे देख लीजिए 10वां हमारा अंतिम काव्यांश है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो कल वाली क्लास थी उसमें कुछ बच्चों ने बोला था कि सर पहला जो काव्यांश है वो थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा बता दीजिए। तो मैं आपको इसके जस्ट बाद में, ये हमारा लास्ट है काव्यांश, इसके बाद में पहला एक बार दोबारा करवा दूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा डाउट था कि ये बच्चों को कम समझ में आएगा, तो ये मैं आपको दोबारा करवा दूँ। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ही क्लासें बनाता हूँ, आप जैसे बोलोगे वैसे ही हम आगे से आगे चलते रहेंगे और आपके डाउट्स है वो क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा मैं दोबारा समझाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझना। तो क्लास को छोड़नी नहीं है। अभी ये देखने के बाद में ये जो पहला जो काव्यांश है वो एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि हरीश राय बच्चन जी क्या कहते हैं, देखिए इसको खुलकर समझना है कि मैं दीवानों का वेश लिए
फिरता हूँ, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब प्रसंग देख लीजिए। सबसे पहले प्रसंग देखते ही हमें समझ में आ जाए कि यह प्रसंग देखते ही हमें समझ में आ जाएगा कि काव्यांश में कहा क्या गया है। कवि इस काव्यांश के माध्यम से संसार को संदेश देना चाहता है, या संदेश देता है कि संसारिक झंझटों में को भूलो और प्रेम की मस्ती में खुद को लीन कर दो। अब कवि क्या कहता है इस काव्यांश में, हमें ये बताना चाहता है या हमें ये संदेश देता है कि आप जो इस संसार की जो झंझट है, इस संसार का क्या है, सांसारिक जो झंझट है, इसको तुम छोड़ दो या इसको तुम भूल दो, इसको त्याग दो। ठीक है, तुम किस में लीन हो जाओ, तुम प्रेम में लीन हो जाओ, इसके अंदर डूब जाओ। ठीक है, इसका आनंद लो। अब देखिए नंबर 1 में क्या कहा है, कवि ने अपने प्रेम की दीवानगी और मस्ती में चूर है। अब क्या कहा है, कवि है वो अपने प्रेम की दीवानगी और मस्ती में क्या है, चूर है, बिल्कुल डूब चुका है, उसे संसार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका संसार से कोई नाता नहीं। अब देखिए 2 नंबर पे कहता है कि कवि कहता है कि मैं प्रेम दीवानों की तरह जीवन व्यतीत करता हूँ। जिस प्रकार से जवानी के अंदर जो प्रेम करते हैं लोग एक दूसरे से, उसी प्रकार से मैं भी क्या है, प्रेम दीवानों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, अपनी प्रेमिका के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, ये कवि कहना चाहता है। ठीक है, मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है प्रिय के प्रेम को पाना। यानी अब क्या कहता है कि कवि कहता है कि मेरा एकमात्र एक ही लक्ष्य है, वो है अपने प्रिय को पाना। ठीक है, मुझे उसको पाना है और मेरा कोई लक्ष्य है वो नहीं है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। यानी कवि क्या कहता है, मैं अपने जो आत्म परिचय जो पाठ लिखा था, ठीक है, इसके अंदर क्या है, मैंने खुद के बारे में बताया है और मैं इसके बारे में ही ये जो काव्यांश है वो मैंने लिखे है, लाइनें लिखी है। ठीक है, मेरे गीतों को एक ऐसी मस्ती, यानी मेरे गीतों में एक ऐसी मस्ती है जिनको सुनकर लोग झूम उठते हैं, जिनको लोग सुनकर क्या करते हैं, झूम उठते हैं और प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। ठीक है, अब कवि हरीश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि मैंने क्या किया है कि अपने प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ और मेरे गीतों में कैसी मस्ती है और लोग क्या है, इनको देखकर या इनको सुनकर क्या हो जाते हैं, झूमने लगते हैं और प्रेम में झुक जाते हैं। ठीक है, और आनंद में लहराने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झोंकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। ठीक है, यानी हरीश राय बच्चन जी अंतिम पंक्ति में यही कहते हैं कि मैं भी यही संदेश देता हूँ आप सभी को कि आप इसमें लीन हो जाइए और इसमें लग जाइए, संसारिक झंझटों को छोड़ दीजिए, इनको त्याग दीजिए। ठीक है, तो ये इन्होंने इस पाठ में बताया है अपना, यानी खुद के बारे में बताया है। तो इसका ये हमारा चैप्टर है वो हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो इसका जो पहला काव्यांश है वो मैं एक बार दोबारा करवा देता हूँ, देख लो, उसके बाद में हम क्लास का समापन करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, नोट डाउन करो कॉपी के अंदर, मैं फर्स्ट और करवा देता हूँ। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब जो आपने बोला था फर्स्ट जो काव्यांश है, पहला काव्यांश है, उसको दोबारा बताने के लिए तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, अब की बार अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, खुलकर, कोई भी इसमें को कमी है वो न रहे। ठीक है, तो देखिए कि इसमें लिखा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अब बच्चों आप सभी को पता है, हम कक्षा 6 से ये समझ जाते हैं कि जग का मतलब संसार भी हो सकता है और दुनिया भी हो सकता है। ठीक है, संसार का मतलब जग का मतलब है संसार भी हो सकता है और दुनिया भी हो सकता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार दिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झनकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है, हाँ प्रसंग देखना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रसंग देखना है। प्रसंग में क्या लिखा है, प्रसंग में लिखा हुआ है कि इस काव्य पंक्तियों में कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ठीक है, यानी प्रसंग में क्या लिखा है, मैंने आपको बताया था ना कल कि इसमें जो कवि है वो अपने विशेषता या अपनी जो जीवन में घटित घटनाओं के बारे में या अपनी विशेषताओं के बारे में बता रहा है। ठीक है, व्याख्या देखिए, इसका जो सरलार्थ है वो क्या है, कवि कहता है कि वह संसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। कवि किसी कठिनाइयों से जूझ रहा है, यानी संसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। ठीक है, कवि संसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। यानी अब समझिए ध्यान से कि कवि है वो संसार के अंदर
अनेकों समस्याओं से उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, इस संसार से प्यार कर रहा है। ठीक है, वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है, यानी उसके सामने सुख और दुख जितने भी आते हैं उससे वो क्या है, बिल्कुल संतुष्ट है, उसे कोई भी शिकायत है वो नहीं है इस संसार से। फिर उसके बाद में कवि ये भी बताते हैं कि मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लिए हुए हूँ। अब कवि क्या कहते हैं कि मैं कवि कहते हैं कि मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लिए हूँ, साथ लिए हुए हूँ, यानी घूमता रहता हूँ इसको साथ लेकर। लेकिन क्या हुआ कि जिसे किसी ने छूकर, यानी इसने सांसों के तार को किसी ने छूकर क्या कर दिया है, यानी झंकृत कर दिया है, कंपित कर दिया है। ठीक है, ये कवि बताना चाहता है कि ठीक है, यानी उनको कोई कष्ट पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है या कोई दुखी कर रहा है। ठीक है, यानी कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ किसी ने, अब देखिए यहाँ पे किसी शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पे किसी शब्द, मैंने कल भी बताया था, किसी का मतलब यहाँ पे कोई उनका मित्र हो सकता है, कोई उनकी प्रेमिका हो सकती है, कोई उनका प्रिय भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ किसी ने कवि के प्रिय का प्रतीक है, यह प्रिय प्रेमिका हो सकती है या कोई उनका मित्र हो सकता है, उनका कोई संबंधी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना अब अच्छे से। इसका जो सरदार था यही था, छोटा सा, सबसे छोटा इसी का है। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, आप समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं तो एक बार और देख लेना। ठीक है, एक दो बार अगर आप देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवा दिया। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था इसका जो आत्म परिचय, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कल मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा कि इसी की एक कविता और है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, एक गीत। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद में छोटा सा है उसका, तो थोड़ा सा ही है, वो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और दीपावली है आज, तो सभी को सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मनाओ त्यौहार को, अच्छे से खुश रहो, अपने परिवार के साथ अच्छे से दीपावली मनाओ। और मैं तो जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि दिवाली का त्यौहार है, थोड़ी खुशी से मना लेना। हम थोड़ा दूर हैं आपसे, दिए हमारी तरफ से भी जला लेना। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।